हेलो स्टूडेंट्स। तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइंस हमारी पूरी हो गई है ना। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइंस में हमने NH2 ग्रुप की भी रिएक्शन देख ली है और एरोमेटिक जो रिंग है, बेंजीन रिंग है, उसकी भी हमने रिएक्शंस देख ली है। ठीक है, तो केमिकल प्रॉपर्टीज जब पूरी हो गई है तो अब हमारा नेक्स्ट काम होता है अमाइंस को डिस्टिंग्विश करना। ठीक है, तो जो हमारी प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी तीनों टाइप की जो अमाइन है उनको डिस्टिंग्विश करना है उनको। ठीक है, कि किस तरह से उनको डिस्टिंग्विश किया जाएगा, तो कुछ केमिकल टेस्ट इसके लिए हैं जो कि हमने केमिकल प्रॉपर्टीज के टाइम पे भी पढ़ लिए थे। जब हम केमिकल प्रॉपर्टीज स्टडी कर रहे थे तब भी हमने उनको टेस्ट को देख लिया था। अब एक बार सारे टेस्ट एक बार यहाँ पे ले आते हैं, कैसे हम प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी अमाइंस को डिस्टिंग्विश करेंगे, एक दूसरे से कैसे डिस्टिंक्ट करेंगे, ये सब हमको देखना है। तो आइए देखिए टॉपिक क्या है। फिर अपना टॉपिक है अपना, है ना, केमिकल टेस्ट। केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश, केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश, केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश। क्या डिस्टिंग्विश करना है? डिस्टिंग्विश करना है हमको किनको? प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमाइन को। टू डिस्टिंग्विश 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमाइंस। ठीक है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमाइंस को डिस्टिंग्विश करने के लिए केमिकल टेस्ट। ठीक है, केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमाइंस। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं इसमें सबसे इंपॉर्टेंट और बहुत ही कॉमन टेस्ट है कौन सा? आइसोसाइनाइड टेस्ट। ठीक है, हॉफमैन आइसोसाइनाइड टेस्ट। हॉफमैन आइसोसाइनाइड टेस्ट। हॉफमैन आइसोसाइनाइड टेस्ट जो हमने पढ़ा भी था, है ना, केमिकल प्रॉपर्टीज में ही पढ़ा था हॉफमैन आइसोसाइनाइड टेस्ट। और इसी का एक नेम और था, इसी रिएक्शन को हॉफमैन कार्बिल अमाइन रिएक्शन भी बोलते थे। अपन क्या बोलते थे? हॉफमैन कार्बिल अमाइन रिएक्शन। हॉफमैन कार्बिल अमाइन रिएक्शन, हॉफमैन कार्बिल अमाइन रिएक्शन, हॉफमैन कार्बिल अमाइन रिएक्शन। ठीक है, हॉफमैन कार्बिल अमाइन रिएक्शन, हॉफमैन आइसोसाइनाइड टेस्ट। ठीक है, क्या होता था इस टेस्ट? ये टेस्ट हमको पता है केवल कौन शो करते हैं? ये टेस्ट ओनली प्राइमरी अमाइंस ही शो करते हैं, चाहे फिर वो एलिफेक्टिव हो चाहे एरोमेटिक हो, लेकिन होनी क्या चाहिए? वो प्राइमरी अमाइन होनी चाहिए। ठीक है, तो प्राइमरी अमाइन ही टेस्ट शो करते हैं। क्या होगा, किस तरह से क्वेश्चन गिवन होगा? क्वेश्चन में आपको पेयर दे देंगे कंपाउंड का, आपको बोला जाएगा कि डिस्टिंग्विश करना है। मान लीजिए मैंने आपको पेयर दे दिया है, एक कंपाउंड मैंने आपको ये दे दिया CH3 CH2 NH2। ठीक है, को कंपेयर डिस्टिंग्विश करना है इन दोनों को, है ना। ऐसे बोलते हैं क्वेश्चन में कि डिस्टिंग्विश, गिव 1 केमिकल टेस्ट, है ना। क्वेश्चन ऐसा आएगा, गिव 1 केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश फॉलोइंग पेयर्स ऑफ कंपाउंड। फॉलोइंग पेयर ऑफ कंपाउंड, पेयर एक भी दे सकते हैं और भी ज्यादा पेयर भी दे सकते हैं, है ना। तो अब जैसे कि ये पेयर हमको गिवन है, मान लीजिए ये पेयर गिवन है। अब हमको देखना है कि ये जो अमाइंस का जो पेयर गिवन है, इनमें जो अमाइंस है वो किस टाइप की है। अमाइंस का टाइप पता करना हमको पहले। तो पहले अमाइंस का टाइप हमने पता किया, तो ये देखा ये कौन सी अमाइन है? एक अमाइन हमारी प्राइमरी अमाइन है। ठीक है, ये वाली अमाइन हमारी प्राइमरी अमाइन है, और जो ये अमाइन हमको गिवन है वो कौन सी अमाइन है? वो सेकेंडरी अमाइन है। ये कौन सी अमाइन गिवन है हमको? सेकेंडरी अमाइन। ये कौन सी अमाइन गिवन है? प्राइमरी अमाइन। ठीक है, तो प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन, ये दो गिवन है। अब हमको पता है कि एक प्राइमरी अमाइन को सेकेंडरी अमाइन से डिस्टिंग्विश करना है, तो एक टेस्ट तो हम आइसोसाइनाइड टेस्ट लगा रहे हैं। क्या होता है इस टेस्ट में? जो प्राइमरी अमाइन है वो ये टेस्ट देंगी, सेकेंडरी अमाइन ये टेस्ट नहीं देंगी। ठीक है, तो जब भी टेस्ट की बात आती है तो हमको उस टेस्ट से रिलेवेंट उसकी केमिकल इक्वेशन, उसकी जो भी ऑब्जर्वेशन है वो सब हमको शो करने होते हैं। कैसे इसका आंसर लिखा जाएगा? आंसर कैसे लिखना होता है? हमको ये लिखना होता है कि प्राइमरी अमाइन, है ना, पहले तो हम लिख देंगे कि प्राइमरी अमाइन हॉफमैन आइसोसाइनाइड टेस्ट देगी और सेकेंडरी अमाइन जो है हॉफमैन आइसोसाइनाइड टेस्ट नहीं देगी। और फिर बाद में इक्वेशन से दिखाएंगे। कैसे? इक्वेशन से इस तरह से दिखाएंगे, CH3 CH2 NH2 when primary amine is treated with किससे? क्लोरोफॉर्म एंड KOH, क्लोरोफॉर्म एंड एल्कोलिक KOH, 3 KOH एल्कोलिक, है ना, एल्कोलिक KOH, है ना। तो इसके साथ जब इसको ट्रीट करते हैं, थोड़ा सा हीट करना होगा, है ना। ये तो क्लोरोफॉर्म है, ये क्लोरोफॉर्म, और ये एल्कोलिक KOH, ये 1 डिग्री अमाइन है। 1 डिग्री अमाइन की जब एल्कोलिक KOH के साथ और क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्शन कराई जाती है तो हमको पता है मेन चेंज क्या होता था इसमें जो NH2 है ना। अब वैसे तो सब चीजें मैकेनिज्म से समझ में आती है, बट हमको तो डायरेक्ट याद करना है। जो NH2 है वो कन्वर्ट हो जाएगा आइसोसाइनाइड में, NC में। ठीक है, तो प्रोडक्ट क्या लिखा जाएगा? प्रोडक्ट में लिखा जाएगा CH3 CH2 N, और ये लो आइसोसाइनाइड। क्या लिखा जाएगा? आइसोसाइनाइड। तो 1 डिग्री अमाइन कन्वर्ट हो गया किसमें? आइसोसाइनाइड में, है ना।
और साथ में बाई प्रोडक्ट तो हमको पता ही है क्या थे, 3KCl के साथ 3H2O। ठीक है, आ रही है बात समझ। तो क्या रहता है कि जो ये आइसोसाइनेट बने हैं, ठीक है, इनकी अनप्लीजेंट स्मेल होती है। इसका नेम की बात करें तो ये इथाइल आइसोसाइनाइड है, इथाइल आइसोसाइनाइड। ठीक है, और ये अनप्लीजेंट स्मेल वाला ये होता है, अनप्लीजेंट स्मेल वाला ये है, फाउल स्मेलिंग। ठीक है, जिसकी वजह से ये इजीली आइडेंटिफाइड हो जाते हैं। आइसोसाइनेट इजीली अपनी स्मेल की वजह से आइडेंटिफाई हो जाएंगे। और अगर आइसोसाइनेट आइडेंटिफाई हो गए, मतलब कि आइसोसाइनेट अगर आ गया है, तो इसका मतलब जो हमारी अमाइन है वो कैसी अमाइन है, 1 डिग्री अमाइन है ना। अब अगर यही टेस्ट, यही रिएक्शन अगर किससे कराई जाए, है ना, तो जो टेस्ट नहीं देता है उसकी भी इक्वेशन लिखी जाती है। टेस्ट नहीं देता उसकी भी इस तरह से इक्वेशन हमको लिखनी होती है। क्लोरोफॉर्म लिखेंगे, KOH लिखेंगे, है ना, ये सब लिखेंगे। और फिर जैसे कि हमको पता है कि रिएक्शन नहीं होने वाली है, तो फिर आगे क्या लिख देंगे, है ना, ये हीट भी किया लेकिन क्या, नो। अब क्या लिख देंगे, नो रिएक्शन, एक तो रिएक्शन नहीं है, ठीक है, और साथ में क्या लिखेंगे, नो अनप्लीजेंट स्मेल, नो अनप्लीजेंट स्मेल ऑफ किसकी, अनप्लीजेंट स्मेल ऑफ आइसोसाइनाइड इज ऑब्जर्व। ठीक है, आइसोसाइनाइड की कोई अनप्लीजेंट स्मेल हमको ऑब्जर्व नहीं होती है। आ गया, आ रही है बात समझ में। तो ये 2 डिग्री अमाइन के साथ अगर 3 डिग्री भी होता तो सेम, है ना, तो मैं इसी में लिख देता हूं 2 डिग्री, और अगर 3 डिग्री अमाइन भी होती तब भी हम यही बात करते, तब भी हम इसी तरह से लिखते। तो इस तरह से हमने देखा कि कैसे एक 1 डिग्री अमाइन को 2 डिग्री या 3 डिग्री से हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। इस टेस्ट को हम बोलते हैं आइसोसाइनाइड टेस्ट। ठीक है, क्या होगा, है ना, आपको इस तरह से पेयर गिवन होगा। फर्स्ट सबसे पहला काम जो है हमारा ये होता है कि पेयर के जो कंपाउंड उनको आइडेंटिफाई करना। पेयर में जो भी गिवन अमाइंस हैं उनको आइडेंटिफाई करें, है ना, उनको देख लें कि वो कौन कौन सी प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शी है ना, किसके साथ कौन सी गिवन है। तो अब हमने देखा कि इसमें एक प्राइमरी अमाइन गिवन थी, एक सेकेंडरी अमाइन गिवन थी, एक प्राइमरी अमाइन है, एक सेकेंडरी अमाइन है। तो हॉफमैन आइसोसाइनेट जो स्पेशली बनाई किसके लिए, प्राइमरी अमाइन के लिए। यहाँ पे आप थोड़ा मेंशन भी कर देता हूं मैं, है ना, ओनली फॉर किसके लिए, ओनली फॉर प्राइमरी अमाइंस, 1 डिग्री अमाइंस का ये टेस्ट है। हाँ, अब ये जरूर है कि 1 डिग्री में चाहे वो एलिफेटिक हो चाहे एरोमेटिक हो चल जाएगा। ठीक है, एलिफेटिक एरोमेटिक कोई भी हो चल जाएगा। तो फिर अब ये 1 डिग्री थी तो इसके आइसोसाइनाइड टेस्ट इसका होता है, इसकी आइसोसाइनाइड रिएक्शन होती है, अनप्लीजेंट स्मेल आती है, और इससे 2 डिग्री अमाइन से अनप्लीजेंट स्मेल नहीं आएगी। मतलब ये है कि आपको टेस्ट ट्यूब में, है ना, मैं अगर प्रैक्टिकली समझाऊं थोड़ा सा, तो टेस्ट ट्यूब में आपको एक अमाइन गिवन है। ठीक है, टेस्ट ट्यूब में आपको एक अमाइन गिवन है, मान लीजिए आपको बता दिए गए कि ये कोई अमाइन है। बस अब आपको ये आइडेंटिफाई करना है ना, कि ये प्राइमरी अमाइन है, ये सेकेंडरी है, ये टर्शी है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, अब आप इसमें क्या करेंगे, क्लोरोफॉर्म एंड KOH, क्लोरोफॉर्म KOH डाल के इसको हीट करेंगे, क्लोरोफॉर्म KOH डाल के इसको अपन हीट करेंगे थोड़ा सा। तो अगर आइसोसाइनाइड की अनप्लीजेंट स्मेल आ जाए तब तो समझ जाए कि जो इसमें अमाइन है वो कौन सी है, 1 डिग्री अमाइन है। और अनप्लीजेंट स्मेल नहीं आए तो फिर 1 डिग्री अमाइन नहीं है। हम ये नहीं बोलेंगे कि, है ना, अनप्लीजेंट स्मेल नहीं आ रही जिसका 2 डिग्री है या 3 डिग्री है ना, हमको सिर्फ ये बोलना है कि 1 डिग्री है या 1 डिग्री नहीं है, बस ये बता सकते हैं अपन। आ रही है बात समझ में। तो इस तरह से ये आइसोसाइनाइड टेस्ट हमने देखा। तो प्राइमरी का सेकेंडरी के साथ का पेयर हो, प्राइमरी का टर्शियरी वाला पेयर हो, दोनों ही पेयर इससे डिस्टिंग्विश हो जाएंगे। ये इसकी केमिकल इक्वेशन है। कौन सा, क्या ऑब्जर्वेशन है, अनप्लीजेंट स्मेल ऑफ आइसोसाइनाइड, ये ऑब्जर्वेशन है। ये ऑब्जर्वेशन 1 डिग्री अमाइन के साथ आएगा, है ना, और 2 डिग्री अमाइन के साथ ये टेस्ट, मतलब ये ऑब्जर्वेशन नहीं आएगा। आगे समझे, 2 डिग्री या 3 डिग्री के साथ ये ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्व हमको नहीं होगा। आ रही है बातें समझ में। इस तरह से हॉफमैन आइसोसाइनाइड टेस्ट से हम इसको कर सकते हैं। आगे मैं कुछ और पेयर्स बताता हूं जिसमें हम ये टेस्ट यूज कर पाएंगे, किसमें कर पाएंगे किसमें नहीं कर पाएंगे, मैं आप लोगों से पूछ लेता हूं कैसे, है ना। देखो किस तरह से, ये तो समझ में आएगा। अब देखिए, अब क्या होगा कि आपको पेयर्स गिवन है, आपको इस तरह से पेयर्स गिवन है ना। मैं आपको पेयर्स दे देता हूं, ये लीजिए। एक तो ये हो गया, मान लीजिए अब आपको पेयर गिवन है, एक ये CH3 CH2 NH2, या और ले लो थोड़ा सा, CH3 CH2 CH2 NH2 एंड CH3 होल थ्राइस N, है ना। अब ये पेयर है तो ये हॉफमैन आइसोसाइनाइड से डिस्टिंग्विश हो जाएगा, इजीली हो जाएगा, क्योंकि ये कौन सी अमाइन है,
ये 1 डिग्री अमाइन है, ठीक है, ये 1 डिग्री अमाइन है, और ये कौन सी 3 डिग्री अमाइन है। तो 1 डिग्री अमाइन का 3 डिग्री अमाइन के साथ ये, तो हॉफमैन आइसोसाइनेट टेस्ट इसमें लग जाएगा, यानी कि हम इस पेयर को भी इस टेस्ट से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए मैंने पेयर दे दिया आपको ये वाला CH3 CH2 NH CH3, है ना, और एक पेयर एक साथ में दिया मैंने CH3 का होल थ्राइस N, है ना। तो अब हम देख सकते हैं कि ये कौन सी अमाइन है, ये 2 डिग्री अमाइन है, ठीक है, और ये कौन सी अमाइन है, ये 3 डिग्री अमाइन है। तो हम कह सकते हैं क्या कि क्या ये वाला टेस्ट, मतलब ये जो पेयर है, क्या आइसोसाइनेट टेस्ट से डिस्टिंग्विश हो जाएगा। तो हम कहेंगे कि नहीं, ये इसके लिए, इस पेयर के लिए ये वाला टेस्ट काम नहीं करेगा, कि 2 डिग्री और 3 डिग्री दोनों ही ये वाला टेस्ट नहीं देंगे। आ गया, 1 डिग्री के साथ दे सकता है, 1 का 3 के साथ, 1 का 2 के साथ हो जाएगा, 2 और 3 का नहीं हो पाएगा। एक और पेयर में अगर बात करूं, एक और पेयर की, क्या ये वाला पेयर हो जाएगा डिस्टिंग्विश, CH3 CH2 NH2 एंड CH3 CH2 NH2 के साथ आपको दिया गया C6H5 NH2, है ना। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है तो ये भी 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री अमाइन है, और होने में ये भी 1 डिग्री अमाइन है, दोनों ही 1 डिग्री अमाइन है। बट दोनों के 1 डिग्री में क्या डिफरेंस है, एक एलिफेटिक है, एक एलिफेटिक अमाइन है, और दूसरी कौन सी है, 1 डिग्री की एरोमेटिक अमाइन है, दूसरी 1 डिग्री की एरोमेटिक अमाइन है। तो फिर अब हम दोनों ही क्या हो चुकी हैं, अभी दोनों ही प्राइमरी बन चुकी है, तो ये वाला भी पेयर इस टेस्ट से डिस्टिंग्विश नहीं होगा। इसको भी हम हॉफमैन आइसोसाइनेट से नहीं दे पाएंगे, क्योंकि दोनों ही आइसोसाइनेट की स्मेल दे देंगे, यानी दोनों ही आइसोसाइनेट टेस्ट दे देंगे। यहाँ पे दोनों दे देंगे, यहाँ पे दोनों ही नहीं देंगे, तो दोनों दे दे दोनों ना दे तो वहां से डिस्टिंग्विश नहीं होता, एक दे और एक ना दे तो डिस्टिंग्विश बनता है। आ गया समझ में। तो इस तरह से कुछ पेयर और अपन ने देखा कि किस तरह से हॉफमैन आइसोसाइनेट टेस्ट को हम कर सकते हैं। आ गया ये। ठीक है स्टूडेंट्स, तो एक टेस्ट हमने कर लिया हॉफमैन आइसोसाइनेट टेस्ट, और अब अपन देख रहे हैं डिस्टिंग्विश करने का सेकंड टेस्ट, हिंसबर्ग टेस्ट। ठीक है, क्या है हिंसबर्ग टेस्ट देखते हैं। आइए सेकंड टेस्ट है हमारा हिंसबर्ग टेस्ट। हिंसबर्ग टेस्ट या हिंसबर्ग मेथड भी इसको हम बोल देते हैं, है ना। हिंसबर्ग टेस्ट और हिंसबर्ग मेथड, ये भी हमने केमिकल प्रॉपर्टीज में देख लिया था, हिंसबर्ग टेस्ट और हिंसबर्ग मेथड। ठीक है, क्या है हिंसबर्ग टेस्ट और हिंसबर्ग मेथड, आइए देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्या कि ये जो रिएक्शन कराई जा रही है हिंसबर्ग टेस्ट हिंसबर्ग मेथड, ये कराई जा रही है हिंसबर्ग रिएजेंट से। किससे कराई जा रही है, हिंसबर्ग रिएजेंट। ठीक है, हिंसबर्ग रिएजेंट से रिएक्शन करवाएंगे। ठीक है, कैसे कराते देखते हैं। है ना, तो पहले देखते हैं कि हिंसबर्ग रिएजेंट क्या होता है। एक बार पहले हिंसबर्ग रिएजेंट को देखें। हमने केमिकल प्रॉपर्टीज में भी देखा था HR मींस हिंसबर्ग रिएजेंट। ठीक है, क्या होता है हिंसबर्ग रिएजेंट। हिंसबर्ग रिएजेंट ऐसे कंपाउंड जिनमें क्या कंपाउंड्स इन विच SO2Cl यानी कि सल्फोनिल क्लोराइड, जिनमें सल्फोनिल क्लोराइड ग्रुप, SO2Cl को क्या बोलते हैं, सल्फोनिल क्लोराइड, जिनमें सल्फोनिल क्लोराइड ग्रुप इज डायरेक्टली अटैच्ड टू किससे, डायरेक्टली अटैच होता है किससे, डायरेक्टली अटैच टू द बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग से डायरेक्टली अटैच हो तो उसको अपन बोलते हैं क्या, है ना, हिंसबर्ग रिएजेंट। मैं कुछ एग्जांपल लेके दिखाता हूं, जैसे कि, है ना, हमने देख लिया था, पहले भी देख लिया था। अब जैसे ये है तो ये एक हिंसबर्ग रिएजेंट है। ठीक है, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड इसका नेम हो जाएगा। आ गया। अगर हम बात करें इसकी, ये लो, तो ये टोलोइन, और एक टोलोइन की अगर लगा दिया हमने ऑर्थो पोजीशन पे SO2Cl, तो ये हो जाएगा टोलोइन का हिंसबर्ग रिएजेंट। ठीक है, तो इस तरह से ये कंपाउंड हिंसबर्ग रिएजेंट है, जिनमें SO2Cl सल्फोनिल क्लोराइड ग्रुप, SO2Cl को बोलते हैं सल्फोनिल क्लोराइड, और ये ग्रुप जब डायरेक्ट अटैच हो किससे, बेंजीन रिंग से, तो ऐसे कंपाउंड को हम बोलते हैं हिंसबर्ग रिएजेंट।
ठीक है, अब इससे रिएक्शन करवाई जाएगी अमाइंस की, और देखते हैं किस तरह से हम उनको डिस्टिंग्विश करेंगे। आइए देखते हैं। ठीक है, तो हिंसबर्ग रिएजेंट तो हमने देख लिया। अब रिएक्शन कराते हैं, कैसे रिएक्शन होगी। देखो, ये लिया हमने हिंसबर्ग रिएजेंट, ये लिया, इसको इस तरह से लिख लेते हैं SO2Cl, ओपन करके थोड़ा, ठीक है। और ये ले लिया हमने प्राइमरी अमाइन HNHR। अब ये एलिफेटिक भी हो सकती है, एरोमेटिक भी हो सकती है ना। 1 डिग्री अमाइन हमने ले लिए, एलिफेटिक एज वेल एज एरोमेटिक, कोई सी भी हो सकती है ना। तो यहां लिख देते हैं अपन थोड़ा सा एलिफेटिक, एली थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, एलिफेटिक और एरोमेटिक, कोई सी भी हो सकती है, ठीक है। अब रिएक्शन कराएंगे, क्या होगा रिएक्शन में, यहां से क्या निकल जाएगा, यहां से HCl निकल जाएगा, ये देखो ये HCl निकल गया, और क्या बन जाएगा, ये लो, ये SO2, ठीक है, ये SO2, ये तो हो ही गया, और ये क्या HCl निकल गया, तो NHR क्या हो गया, NHR, ठीक है। इस कंपाउंड की हमने नेमिंग भी देखी थी, नेम इसका हो जाता है क्या, एन एल्काइल। ये सारी चीजें हमने समझी हुई है केमिकल प्रॉपर्टीज में। केमिकल प्रॉपर्टी में इस रिएक्शन को आप चाहे तो और ढंग से देख लेना, ठीक है, दोबारा, तो नेमिंग वगैरह सब समझा रखी है, ठीक है। एन एल्काइल, अभी तो मैं डायरेक्ट नेम लिख रहा हूं, एन एल्काइल बेंजीन सल्फोनेमाइड। केमिकल प्रॉपर्टीज वाला जो अपना है ना टॉपिक है, उस वाले वीडियो में ये सब नेमिंग वगैरह और समझा रखी है ना। तो एन एल्काइल बेंजीन सल्फोनेमाइड इसका नेम हो गया। ये हिंसबर्ग रिएजेंट है, शॉर्ट में HR लिख रहे हैं इसको, हिंसबर्ग रिएजेंट HR। इसी से मेथड का नाम हिंसबर्ग मेथड या हिंसबर्ग टेस्ट इसका नाम रखा जाएगा। अब देखो, अब जो इसकी जो ये H होती है, ये H इसको अपन थोड़ा सेपरेटली शो करें, तो इसको अपन H को यहां दिखाए थे नाइट्रोजन के साथ इधर, ठीक है। तो जो नाइट्रोजन की जो ये H है, अब ये जो SO2 ग्रुप है, ये जो बीच में जो SO2 ग्रुप है, ये है कैसा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। कैसा ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो ये क्या करेगा, नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन इधर पुल करेगा, है ना। तो नाइट्रोजन पे है ना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जब नाइट्रोजन से SO2 खींचेगा, SO2 नाइट्रोजन से पुल कर रहा है इलेक्ट्रॉन, तो नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। अब नाइट्रोजन पे कैसा आ जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो नाइट्रोजन क्या करेगा, नाइट्रोजन पे जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी, तो नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कंपनसेट करने के लिए, अपने इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को फिर से कंपनसेट करने के लिए क्या करेगा, वो NH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को पुल करेगा, वो NH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को पुल करेगा। हालांकि उसको थोड़ा सा यहां से मिल जाएंगे, बट फिर भी NH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को भी वो पुल करेगा। और ऐसा करने से ये H, ये जो इसकी H है वो हो जाती है कैसी H, ये हो जाती है एक्टिव और एसिडिक नेचर की। कैसी, ये बन जाती है एसिडिक H। क्या हो जाती है, एसिडिक H हो जाती है। यानी कि अब जो ये कंपाउंड है वो एसिडिक नेचर का हो जाता है। यानी एन एल्काइल बेंजीन सल्फोनेमाइड जो है वो एक एसिडिक कंपाउंड है। और क्या, अब क्योंकि एसिडिक है इसलिए बेस में सोल्यूबल भी होगा, इसलिए बेस सोल्यूबल। यानी जब इसकी रिएक्शन बेस से कराते हैं तो ये बेस के साथ रिएक्शन करता है, सॉल्ट फॉर्म कर देता है, ठीक है। तो अपन अभी दिखाते हैं। पहले देखो ये समझ में आ गया एसिडिक H कैसे हो गई है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग था, नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई है, तो वो क्या करेगा, NH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा, H पे डेफिशिएंसी आ जाएगी, तो H क्या हो जाएगी, मतलब H ये NH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जब N की साइड खिंच जाएंगे तो H क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा और हो जाएगा एक्टिव H, एसिडिक H, ठीक है। ये अब ये एसिडिक हो गया तो बेस के साथ रिएक्शन कराएंगे। ये देखो बेस के साथ इसकी रिएक्शन, जिसे NaOH या KOH के साथ आप रिएक्शन करवा सकते हो, NaOH और KOH कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। तो क्या होगा, एसिड बेस की रिएक्शन होगी, एसिड बेस रिएक्शन करके सॉल्ट और वाटर बना लेंगे। तो ये एसिड की H आएगी, NaOH या KOH से क्या आएगा, OH आएगा, NaOH ले तो NaOH से, KOH ले तो KOH से, और फिर क्या बन जाएगा, फिर चीज बन जाएगी ये देखो सॉल्ट। क्या बन गया, SO2 ये है ही, और ये N ये R। नाइट्रोजन पे होंगे 2 लोन पेयर, ठीक है, नाइट्रोजन पे क्या होंगे 2 लोन पेयर। देखो एक लोन पेयर तो पहले से था ही, है ना, एक तो होता ही है, शुरू से होता है, एक लोन पेयर तो होता ही है। एक और बन गया कहां से, जब इसने NH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को पुल किया, जब NH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ किया है तो एक लोन पेयर और बन जाएगा। और जो NaOH या KOH का जो Na या K है वो यहाँ पे कैटाइन के फॉर्म में आ जाएगा, Na+N-, ऐसे आयनिक बॉन्ड है इनके बीच में, आयनिक बॉन्ड, ठीक है। अब देखो ये जो बना है इसको बोलते हैं सोडियम सॉल्ट ऑफ,
है ना, इसका नाम क्या है, सोडियम सोल्ट ऑफ किसका, एन एल्काइल बेंजीन सल्फोनेमाइड का सोडियम सोल्ट, एन एल्काइल बेंजीन सल्फोनेमाइड, तो इसका ये सोडियम सोल्ट है। ठीक है, ये बन गया। तो प्राइमरी अमाइन के साथ क्या हुआ, प्राइमरी अमाइन की रिएक्शन जब हिंसबर्ग रिएजेंट से करा रहे हैं तो जो प्रोडक्ट है वो कैसी नेचर का है, एसिडिक नेचर का है, बेस में सोल्यूबल है। ठीक है, बेस में सोल्यूबल है और बेस के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट बना रहा है। ये तो हो गया प्राइमरी अमाइन का। अब जरा सेकेंडरी अमाइन का देखते हैं। आओ देखो सेकेंडरी अमाइन, आओ। अब अगर ये रिएक्शन सेकेंडरी अमाइन से कराते हैं तो कैसे रिएक्शन होती है देखना। ये लिया हमने क्या, हिंसबर्ग रिएजेंट SO2Cl, ये लिया हमने हिंसबर्ग रिएजेंट, आ रही बात समझ में, और ये लिए साथ में क्या, सेकेंडरी अमाइन। अब सेकेंडरी अमाइन को हम इस तरह से लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ऐसे, HNR आ रहा, ये 2 R जो आ रहा है, 2 डिग्री अमाइन, और ये वही सेम उसी तरह से रिएक्शन हो रही है, HCl निकल जाएगा, है ना, माइनस HCl यहां भी लिख देते हैं, और ये लो एरो के साथ यहां भी माइनस HCl लिख देते हैं। ठीक है, HCl निकल जाएगा, और क्या चीज बन गई है, अब जो चीज बन गई है वो देखो क्या हो गया, ये हो गया, है ना, SO2 है, इसको मैं इकट्ठा कर देता हूं, SO2 के फॉर्म में लिख लेते हैं, एक ही बात है। और फिर ये N और इसके साथ क्या R और R, ये लॉन पेयर है। ठीक है, तो ये कंपाउंड बन रहा है। अब इसके अगर नेमिंग की बात करें तो इसका नेम बन गया NN डाई एल्काइल, क्या बन गया, NN डाई एल्काइल बेंजीन सल्फोनेमाइड, NN डाई एल्काइल बेंजीन सल्फोनेमाइड आ गया, ये इसकी नेमिंग हो रही है, NN डाई एल्काइल बेंजीन सल्फोनेमाइड। तो अब क्या डिफरेंस है, अब देखो 2 डिग्री अमाइन की और HR के साथ का जो प्रोडक्ट है ना, ये प्रोडक्ट क्या, इसके पास भी एसिडिक H है क्या, नाइट्रोजन के पास यहाँ पे कोई एसिडिक H है, अब नाइट्रोजन के पास कोई एसिडिक H नहीं है, तो ये कंपाउंड अब कैसे नेचर का है, ये है नॉन एसिडिक नेचर का, कैसा बोला जाएगा, नॉन एसिडिक, और क्योंकि अब एसिडिक नहीं है इसलिए बेस में क्या बोला जाएगा, बेस में बोला जाएगा इनसोल्युबल, बेस इनसोल्युबल, बेस में ही कैसा है, इनसोल्युबल है। आ गया समझ में। तो 2 डिग्री अमाइन के साथ का जो प्रोडक्ट है HR के साथ वो कैसा आ रहा है, नॉन एसिडिक आ रहा है, बेस इनसोल्युबल। 1 डिग्री का कैसा आया था, एसिडिक आया था, बेस में सोल्युबल आया था। और अब 3 डिग्री की अगर बात करें, अगर टर्शियम अमाइन की बात करें तो देखें टर्शियम अमाइन, अब देखो टर्शियम अमाइन के साथ देखो क्या रहेगा, ये रिएक्शन कराई और ये लिए हमने टर्शरी अमाइन। ठीक है, अब देखो टर्शियम अमाइन के साथ हिंसबर्ग रिएजेंट की कोई रिएक्शन ही नहीं है, नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है, क्यों नहीं हो रही, क्योंकि देखो रिएक्शन होने के लिए नाइट्रोजन पे एक एक्टिव H का होना जरूरी है, कम से कम एक एक्टिव H नाइट्रोजन पे होनी जरूरी है। देखो इस नाइट्रोजन पे एक एक्टिव H है 1 डिग्री अमाइन में, 2 थी, एक काम में आ गई, इस पे भी एक है अभी। टर्शी में नाइट्रोजन के पर कोई एक्टिव H नहीं है, नाइट्रोजन के साथ HCl बन के जो निकल रहा था, जो रिएक्शन हो रही थी, अब वो रिएक्शन नहीं हो पाएगी, तो फिर HR के साथ टर्शियम अमाइन की कोई रिएक्शन नहीं है। ये 3 डिग्री अमाइन और ये हिंसबर्ग रिएजेंट, नो रिएक्शन। आ गया समझ में। तो इस तरह से हमने देखा कि कैसे हिंसबर्ग रिएजेंट से, किस तरह से हिंसबर्ग रिएजेंट से हम प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियम अमाइंस को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। क्या क्या करना है, कैसे कैसे कर सकते हैं। 1 डिग्री अमाइन, जब HR की रिएक्शन 1 डिग्री अमाइन से करें तो क्या होगा, जो प्रोडक्ट होगा वो कैसा होगा, एसिडिक होगा, बेस में सोल्यूबल होगा। ठीक है, 2 डिग्री अमाइन और HR का प्रोडक्ट नॉन एसिडिक है, बेस इनसोल्यूबल होगा, और 3 डिग्री का तो प्रोडक्ट ही नहीं होगा। आ गया, इस तरह से देखा कि 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री तीनों के साथ ही हिंसबर्ग रिएजेंट की रिएक्शन अलग अलग तरीके से हो रही है, एक की तो हो ही नहीं रही है ना। तो इस तरह से हम प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियम अमाइंस को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। प्राइमरी में हमने देख लिया कि चाहे वो एलिफेटिक हो चाहे एरोमेटिक हो, दोनों ही दे देंगी। आ गया समझ में, ये है हिंसबर्ग टेस्ट। आ रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये टेस्ट तो हो ही गया। एक बार अपन इसको पूरे को समअप कर लेते, कैसे समअप करके कैसे दिखाएंगे। समअप करके हम इसको इस तरह से दिखा देंगे, देखो समअप करके इस तरह से दिखा देंगे। थोड़ा शॉर्ट में अगर समझाएं तो ऐसे समझा देंगे, कैसे, आओ देखो, है ना। ये लो, हमने लिया 1 डिग्री अमाइन, क्या लिया हमने 1 डिग्री अमाइन, और साथ में लिया है हिंसबर्ग रिएजेंट। 1 डिग्री अमाइन के साथ लिया हिंसबर्ग रिएजेंट, और क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट। जो प्रोडक्ट की नेचर है वो कैसी है, प्रोडक्ट आ रहा है कैसा, एसिडिक, है ना, एसिडिक
एंड बेस सोल्यूबल एसिडिक और बेस में सोल्यूबल आ रहा है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। ये तो 1 डिग्री के साथ हो गया। 2 डिग्री अमाइन के साथ देखें तो 2 डिग्री अमाइन और HR का जो प्रोडक्ट है, 2 डिग्री अमाइन और HR का जो प्रोडक्ट है, रिएक्शन हुई है और जो प्रोडक्ट है वो क्या है, वो है अब नॉन एसिडिक। कैसा है वो नॉन एसिडिक एंड बेस इनसोल्यूबल, बेस में इनसोल्यूबल है, ठीक है, बेस इनसोल्यूबल, ये इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है। और 3 डिग्री अमाइन, 3 डिग्री अमाइन की अगर बात करें तो 3 डिग्री अमाइन और HR का जो प्रोडक्ट है, ठीक है, प्रोडक्ट ही नहीं है बल्कि क्या, नो रिएक्शन, नो प्रोडक्ट आ गया। इस तरह से हम 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अमाइंस को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं हिंसबर्ग रिएजेंट की हेल्प से। और इस टेस्ट को फिर बोला जाता है हिंसबर्ग टेस्ट। क्या बोलेंगे इसको, हिंसबर्ग टेस्ट इसको बोला जाता है। आगे सामने तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट है। आगे अब इससे 1 का 2 डिग्री के साथ का पेयर हो, 2 का 3 के साथ पेयर हो, है ना, 1 का 3 के साथ पेयर हो, सारे पेयर इससे डिस्टिंग्विश हो जाएंगे। आइए देखते हैं कैसे, है ना। आओ अब मैं आपको अगर पेयर्स दूं, है ना, चलो मैं पेयर्स देता हूं आपको। जैसे कि मान लो मैंने एक पेयर दिया, फर्स्ट ए, मैंने आपको दिया CH3 CH2 NH2 के साथ पेयर दिया है CH3 NH CH3 का, ठीक है। आप देख सकते हैं ये कौन सी अमाइन है, ये 1 डिग्री अमाइन है, ये कौन सी अमाइन होगी, ये सेकेंडरी अमाइन होगी। तो 1 डिग्री का 2 डिग्री साथ, तो अब इसमें कौन सा, इसमें हम चाहें तो वो आइसोसाइनेट टेस्ट भी लगा सकते हैं और ये वाला टेस्ट भी लगा सकते हैं, तो दोनों से हो जाएगा, है ना। ये हॉफमैन आइसोसाइनाइड से भी हो जाएगा, हॉफमैन आइसोसाइनाइड टेस्ट भी लगा सकते हैं, ठीक है, हॉफमैन आइसोसाइनाइड टेस्ट भी लगा सकते हैं इसमें, और हिंसबर्ग मेथड भी इसमें यूज कर लिया जा सकता है। हिंसबर्ग टेस्ट, दोनों ही टेस्ट इसमें लगाए जा सकते हैं, तो ये तो दोनों से हो जाएगा, है ना, बाई हॉफमैन आइसोसाइनाइड टेस्ट और हिंसबर्ग टेस्ट, दोनों से ये पेयर डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। बी, अब अगर मैं ये दूं CH3 CH2 NH2 एंड CH3 का होल थ्राइस N, ठीक है, यानी कि अब वापस देख सकते हो, एक 1 डिग्री है, एक 3 डिग्री है, तो अगेन फिर मैं ये बोलूंगा कि हॉफमैन आइसोसाइनाइड से भी हो जाएगा, ठीक है, हॉफमैन आइसोसाइनाइड से भी हो जाएगा ये, और हिंसबर्ग टेस्ट से भी हो जाएगा, है ना। 1 के साथ 2 का, 1 के साथ 3 का, हॉफमैन से भी हो रहा है, आइसोसाइनाइड हिंसबर्ग से भी हो रहा है, दोनों से हो रहा है। अब जो सी वाला केस है, सी वाला केस ये देखो, CH3 CH2 NH CH3, ठीक है, और एक लिया हमने साथ में CH3 होल थ्राइस N। अब आप देख सकते हैं कि ये एक 2 डिग्री अमाइन ली है हमने, ठीक है, और एक हमने 3 डिग्री अमाइन रखी है। अब 2 डिग्री और 3 डिग्री का टेस्ट है, हम आइसोसाइनेट टेस्ट से नहीं कर सकते क्योंकि ये ओनली 1 डिग्री के लिए है, ठीक है। अब इसमें हमको यूज करना पड़ेगा, अब ये होगा ओनली बाय किससे, ओनली बाय हिंसबर्ग टेस्ट। किससे होगा ये, हिंसबर्ग टेस्ट से ही हम इसको डिस्टिंग्विश कर पाएंगे। आ गया, क्योंकि 2 का 3 के साथ है। एक और अगर मैं बात करूं डी वाले केस की, है ना, ये लो, अगर एक एग्जांपल हमने ये ले लिया CH3 CH2 NH2 और फिर C6H5 NH2, ठीक है, क्या ये वाले हो जाएंगे क्या, है ना। अब आप देख सकते हो ये भी 1 डिग्री अमाइन है, ये भी 1 डिग्री और ये भी 1 डिग्री, बट क्या है, ये 1 डिग्री की एलिफेटिक, ये 1 डिग्री की एरोमेटिक। तो अब ये इन दोनों ही टेस्ट से डिस्टिंग्विश नहीं होंगे क्योंकि ये दोनों ही अमाइन जो है वो हॉफमैन आइसोसाइनेट टेस्ट भी दे रही है और वो हिंसबर्ग टेस्ट भी शो कर रही है, तो अब इनको हम इससे डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे। आ रही है बात है समझ में। तो ये था हिंसबर्ग टेस्ट, और अभी तक इन दोनों टेस्ट के बाद एक प्रॉब्लम हमारे सामने आ चुकी है। क्या प्रॉब्लम सामने आ चुकी है कि 1 डिग्री की एलिफेटिक और 1 डिग्री की एरोमेटिक को जब हमको डिस्टिंग्विश करना होगा तो ना तो आइसोसाइनेट टेस्ट से कर पाएंगे और ना ही हिंसबर्ग से कर पाएंगे। तो अब हमारा जो नेक्स्ट टेस्ट आ रहा है वो इसी तरह के पेयर के लिए, यानी 1 डिग्री की ही एलिफेटिक और 1 डिग्री की ही एरोमेटिक को डिस्टिंग्विश करेंगे। तो नेक्स्ट टेस्ट हमारा उसी के लिए आ रहा है। आगे वाली बात समझ में, ठीक है। ठीक है, तो तीसरा टेस्ट अपन देखते हैं, एजोडाई टेस्ट। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट है एजोडाई टेस्ट। एजोडाई टेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट, और किन के लिए है ये टेस्ट है किन के लिए,
ये है प्राइमरी की एलिफेटिक और प्राइमरी की एरोमेटिकली। 1 डिग्री एलिफेटिक, 1 डिग्री एलिफेटिक एंड 1 डिग्री एरोमेटिक अमाइंस को डिस्टिंग्विश करने के लिए ये टेस्ट है। 1 डिग्री की एलिफेटिक, 1 डिग्री की एरोमेटिक अमाइंस के लिए ये टेस्ट है, ठीक है। क्योंकि हॉफमैन आइसोसाइनेट टेस्ट और हिंसबर्ग टेस्ट, वो दोनों ही, उन दोनों टेस्ट से हम इनको डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि दोनों ही 1 डिग्री की एलिफेटिक और 1 डिग्री एरोमेटिक दोनों ही अमाइंस, वो दोनों टेस्ट दे देती है, यानी कि दोनों ही हॉफमैन आइसोसाइनेट टेस्ट भी दे देगी और दोनों ही हिंसबर्ग टेस्ट भी दे देती है। तो अब हम इनको डिस्टिंग्विश करेंगे कौन से टेस्ट से? एजोडाई टेस्ट से, ठीक है। आइए देखते हैं कैसे करते हैं एजोडाई टेस्ट से। तो इसके लिए अपन पेयर सेलेक्ट कर लेते हैं। एक पेयर अपन ये ले लेते हैं CH3NH2 के साथ किसका, है ना, ये 1 डिग्री की एलिफेटिक हो गई, के साथ ले लेते हैं 1 डिग्री के एरोमेटिक C6H5NH2, ठीक है। 1 डिग्री की एलिफेटिक, 1 डिग्री के एरोमेटिक का ये एक पेयर हमने सिलेक्ट कर लिया है, ठीक है। अब इस पेयर को हमको क्या करना है? डिस्टिंग्विश करना है केमिकल टेस्ट से। कैसे करते हैं देखो, आओ। फर्स्ट पहले काम करते हैं हम किसके लिए? पहले कर लेते हैं एरोमेटिक अमाइन के लिए, फिर बाद में करेंगे एलिफेटिक के लिए, ठीक है। तो एरोमेटिक अमाइन जैसे कि एनिलीन है, ठीक है। ये तो एलिफेटिक हो गई 1 डिग्री की, कौन सी है ये तो 1 डिग्री की एलिफेटिक और ये 1 डिग्री की एरोमेटिक, ठीक है। तो अपन पहले ले रहे हैं कौन सी? एरोमेटिक वाली, ठीक है। और तो कैसे करेंगे एजोडाई टेस्ट? क्या होता है, ये लिया अपन ने एक एरोमेटिक अमाइन को ले रहे हैं, ठीक है। एनिलीन को ले लिया, ये ले लिया एनिलीन को, ये इस तरह से एनिलीन, ठीक है। ये एनिलीन ले लिया और इसकी रिएक्शन कराएंगे अपन किससे? पहले इसकी रिएक्शन कराएंगे नाइट्रस एसिड से, ठीक है। नाइट्रस एसिड से रिएक्शन हमने पहले भी करवाई थी, ठीक है। नाइट्रस एसिड होनो, और अगर होनो ना लिखें तो फिर क्या लिख सकते हैं? हमको पता है क्या? NaNO2 के साथ HCl, ठीक है। और टेम्परेचर भी हमको पता है 0 से 5 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर होता है, 0 से 5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। यानी 273 से 278 केल्विन, है ना। और फिर क्या बनता था? हमको पता है कि क्या बनता था इससे आगे, इससे बनता था फिर आगे बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। क्या बनता था? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड इससे बनता था, हमको पता है ना। BDC हमने इसको शॉर्ट में बोल दिया था, BDC बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, ठीक है। और ये रिएक्शन एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन हुआ करती थी जिसका नेम था क्या? डाइएजोटाइजेशन, डाइएजोटाइजेशन, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी डाइएजोटाइजेशन, BDC बनता है इससे, है ना। तो ये ले लिया हमने 1 डिग्री की एरोमेटिक अमाइन, 1 डिग्री एरोमेटिक अमाइन, और उसकी रिएक्शन कराइए नाइट्रस एसिड से। तो पहले बन रहा है BDC यानी कि बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, ठीक है। अब देखो, अब जो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है इसकी रिएक्शन फिनोल या एनिलीन, है ना। फिनोल या एनिलीन, जैसे कि अब मैं अगर फिनोल ले रहा हूं तो ये देखो फिनोल इस तरह से लेंगे, फिनोल, है ना। फिनोल या एनिलीन, ये लिया फिनोल हमने, आ गया ये फिनोल, आ गया। अब फिनोल ले रहे तो फिनोल के साथ पीएच चलता है कितना? फिनोल के साथ बेसिक मीडियम, ठीक है। फिनोल के साथ पीएच रहेगा कितना? 8 to 10, पीएच रहता है कितना? 8 से 10, आगे समझ में। इस पीएच पर फिनोल के साथ ये लेना पड़ेगा। और अगर हम इसमें हम अगर क्या ले रहे हैं? एनिलीन ले रहे हैं। अगर अपन ने यहां एनिलीन ले लिए, ठीक है, एनिलीन, तो पीएच रखना पड़ता है एसिडिक, यानी कि 4 to 5, वीक एसिडिक मीडियम, ठीक है। फिनोल के साथ बेसिक मीडियम है, एनिलीन के साथ एसिडिक मीडियम होता है, ठीक है। तो फिनोल या एनिलीन से अगर रिएक्शन करेंगे तो हमने दिखा रखा है क्या कि पैरा पोजीशन की क्या? पैरा पोजीशन की H, है ना। चाहे फिनोल हो चाहे एनिलीन हो, पैरा पोजीशन की H और ये Cl इस तरह से यहाँ से HCl के फॉर्म में, है ना। अगर फिनोल हो तो यहाँ से, एनिलीन तो इसी तरह से एनिलीन से निकल जाएगा यहाँ से, आ रही बात समझ में। और फिर बनेगी क्या? फिर बनेगी एजोडाई। क्या बनती है? एजोडाई। कैसे बनती है देखो, है ना, क्या स्ट्रक्चर होगी, ये देखो इस तरह से बनेगी। ये बेंजीन, ये एन, ठीक है। अब यहाँ ट्रिपल बॉन्ड की जगह पे हो जाता है डबल बॉन्ड, ध्यान रखें। यहाँ डबल बॉन्ड हो चुका होता है आफ्टर रिएक्शन, है ना। वो मैकेनिज्म का पार्ट है, हमको सीधे समझ लेना है कि डबल बॉन्ड डायरेक्ट, मतलब ध्यान रखना है ना, ठीक है। ये हो गया। अब अगर मान लीजिए फिनोल से कराइए तो ये बन जाएगा, है ना। इस कंपाउंड का नेम है पैरा पे क्या? हाइड्रोक्सी, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन,
इसका नेम है पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। ठीक है, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। ये जो एन वाला जो ग्रुप है, N वाला जो ग्रुप है, इसको एजो ग्रुप बोलते हैं, है ना, एजो ग्रुप। तो एजो ग्रुप है और पैरा पोजीशन पे हाइड्रोक्सी है, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, जो ऑरेंज कलर की डाई है। कैसी डाई है? ऑरेंज डाई। ठीक है, अगर हमने एनिलीन ली होती तो क्या बनता? एनिलीन अगर ली होती तो यहाँ पे N डबल बॉन्ड N और फिर क्या पैरा पोजीशन पे क्या आ जाता? NH2 आ जाता। पैरा पोजीशन पे तब NH2 आ जाएगा और तब फिर क्या नेम हो जाएगा? पैरा अमीनो एजोबेंजीन। इसका नेम हो जाएगा पैरा अमीनो एजोबेंजीन। और ये येलो कलर की डाई होती है, येलो डाई। ठीक है, तो इनको बोला जाता है एजो डाई, है ना। एजो डाई क्यों बोला जा रहा है ना, क्योंकि टेस्ट का नेम देखो क्या रखा हुआ है। टेस्ट का नेम रखा हुआ है एजो डाई टेस्ट, एजो डाई, है ना, जिनमें ये एजो ग्रुप प्रेजेंट हो, है ना। वैसे तो इसका नाम डाई एजो ग्रुप है। एज हमको पता है किसको बोलते हैं, एज बोला जाता था नाइट्रोजन को। एज जो बोला जाता था पुराने जमाने में, वो नाइट्रोजन को बोला जाता था। ठीक है, नाइट्रोजन के लिए एज होता था और इस ग्रुप को बोलते हैं डाई एजो ग्रुप, डाई एजो ग्रुप। ठीक है, डाई एजो ग्रुप ये है और इसी से इसका नाम रखा है एजो डाई। ठीक है, तो कलरफुल एजो डाई बन जाती है। ठीक है, तो ये एजो डाई है, दोनों को क्या बोलते हैं? एजो डाई। ठीक है, ऐसी डाइज, ऐसे जो कलरफुल सब्सटेंस जिनमें क्या एजो ग्रुप प्रेजेंट है, उनको बोलते हैं एजो डाइज। ठीक है, और इसीलिए टेस्ट का नाम रखा है एजो डाई टेस्ट। आ रही है बात समझ? ये तो गई 1 डिग्री की एरोमेटिक के साथ रिएक्शन। क्या रिएक्शन हुई है समझ लो। 1 डिग्री की एरोमेटिक अमाइन के साथ रिएक्शन कराइए पहले नाइट्रस एसिड से। नाइट्रस एसिड से कराइए तो पहले बनेगा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, एक डाई एजोनियम सॉल्ट बनता है। उसकी रिएक्शन फिनोल या एनिलीन से कराते हैं तो फिर एजो डाइज बनती है। फिनोल से कराएंगे तो पीएच का भी ध्यान रखना है। पीएच फिनोल के साथ चलता है 8 to 10 का पीएच है, एनिलीन के साथ 4 to 5 का पीएच है। ठीक है, फिर एजो डाई होती है, HCl निकल जाता है, पैरा पोजीशन से H जाता है ना। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन टाइप की रिएक्शन है, मैकेनिज्म अभी हम देख रहे नहीं है इसकी। ठीक है, तो एन डबल बॉन्ड, एन के बीच अब डबल बॉन्ड हो जाएगा और पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन और या पैरा अमीनो एजोबेंजीन करके ये एजोडाई बनती है, कलरफुल एजोडाई हो जाती है। ये जो रिएक्शन है ये हम डाइजोनियम सॉल्ट में भी पढ़ते हैं। ये भी एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कपलिंग रिएक्शन के नेम से। बोर्ड में बहुत बार केवल कपलिंग रिएक्शन के नाम से ही पूछा गया है ना, कपलिंग रिएक्शन। हमारी बात समझ, ये भी एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कपलिंग रिएक्शन। इसमें कपल ऑफ बेंजीन रिंग बन जाता है। प्रोडक्ट में बेंजीन रिंग का कपल दिख रहा है हमको। ठीक है, इसलिए क्या होता है, बेंजीन रिंग की कपलिंग हो रही है, इसलिए इस रिएक्शन नाम कपलिंग रिएक्शन भी है। तो देखो, एक तो ये टेस्ट वैसे इंपॉर्टेंट है, ऊपर से इसमें दो इंपॉर्टेंट रिएक्शन आ गई है। एक डाइएजिटाइजेशन, ये अपने आप में एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन, एक कपलिंग रिएक्शन, ये अपने आप में एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन, है ना। दोनों ही बोर्ड एग्जाम में केवल डायरेक्ट नाम से खूब पूछी हुई है। डाइएजिटाइजेशन भी बहुत पूछा हुआ है, कपलिंग रिएक्शन को भी खूब पूछा हुआ है ना। और पूरा मिलाने, दोनों को मिला के एक एजोडाई टेस्ट बन रहा है। हारी बात समझ में। तो ये 1 डिग्री एरोमेटिक अमाइन को अपने इस तरह से देखा है। अब अगर 1 डिग्री एलिफेटिक ले लें हम यहाँ पर, अगर हम 1 डिग्री एलिफेटिक ले लें तो क्या होगा, देखते रहो तो क्या होगा। ठीक है, तो देखो 1 डिग्री के अपन लेते हैं एलिफेटिक। अब जैसे 1 डिग्री एलिफेटिक हमने ले लिया CH3NH2। ठीक है, तो ये तो A था अपना और ये हो जाएगा हमारा B। ठीक है, ये लिया CH3NH2। ठीक है, CH3NH2 और वही सेम टेस्ट अब इसके साथ भी करते हैं। वही होनो के साथ रिएक्शन, होनो के साथ वही 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, है ना। तो हमने देख लिया था कि यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस बन जाता था कि 1 डिग्री के एरोमेटिक से तो BDC बनता था, बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड, और 1 डिग्री के एलिफेटिक, है ना, 1 डिग्री की जो एलिफेटिक है, 1 डिग्री की एलिफेटिक जो अमाइन है उससे, है ना, इस तरह का कोई डाइज़ोनियम सॉल्ट नहीं बनता है। क्या बनता है, सीधा एल्कोहल बनता है। ठीक है, हमने देखा था मेन चेंज क्या होता था, NH2 की जगह पे क्या होता था, OH आ जाता था। NH2 की जगह पर OH आ जाता है तो एल्कोहल बनता है। अब ये जो एल्कोहल बन रखा है, इसके आगे इस तरह की कोई कपलिंग रिएक्शन नहीं है ना। मतलब अगर अपन यहाँ फिनोल या एनिलीन लगाएं, ये लो, अब अगर अपन यहाँ फिनोल या एनिलीन से रिएक्शन करवाएं, फिनोल ले लें, एनिलीन ले लें, है ना। अब अगर यहाँ फिनोल या एनिलीन लेते हैं तो अब यहाँ कोई रिएक्शन, इस तरह की कोई रिएक्शन यहाँ पे
कोई कपलिंग रिएक्शन या कोई एजोडाई यहां पे फॉर्म नहीं होती है, तो क्या लिखेंगे, नो एजोडाई इज फॉर्म्ड। ठीक है, नो एजोडाई इज फॉर्म्ड, कोई एजोडाई यहां पे फॉर्म नहीं होती। आ रही है बात समझ में? तो ये इंपॉर्टेंट डिफरेंस हो जाएगा यहाँ पर कि 1 डिग्री के एरोमेटिक अमाइन से बीडीसी बनेगा, बीडीसी के आगे कपलिंग रिएक्शन होगी, एजोडाई बनती है। ठीक है, लेकिन 1 डिग्री के एलिफेटिक अमाइन से कोई डाइज़ोनियम सॉल्ट नहीं बन रहा है, बल्कि क्या बन रहा है, एक अल्कोहल बन रहा है, मिथेनॉल बन रहा है, और उसकी कोई कपलिंग रिएक्शन नहीं है। ठीक है, उसकी कोई कपलिंग रिएक्शन नहीं, और जब कपलिंग रिएक्शन नहीं है तो कोई एजोडाई भी नहीं बनेगी। आ गई बात समझ में? कोई एजोडाई भी फॉर्म नहीं होती है। तो इस तरह से 1 डिग्री की एलिफेटिक और एरोमेटिक को हम कंपेयर मतलब डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, है ना। कैसे कि अगर एजोडाई फॉर्म होती है ना, ये सब कराने के बाद अगर एजोडाई बन गई है, दैट मीन कि वो अमाइन कैसी है हमारी, वो 1 डिग्री की एरोमेटिक अमाइन है, और अगर एजोडाई का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है तो 1 डिग्री की एलिफेटिक अमाइन है। आगे बात है समझ में? ये था। तो इस तरह से 1 डिग्री की एलिफेटिक एरोमेटिक को एजोडाई टेस्ट से हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। एजोडाई टेस्ट में एक और एजोडाई का टेस्ट दिया जाता है, ये तो खैर अपन ने एनसीईआरटी की जो रिएक्शंस हैं उनके बेसिस पर लिए, एक और जो अलग से दिया जाता है बीटा नेफ्थोल के साथ, वो भी मैं आपको बता देता हूँ, है ना। वैसे मेन काम तो हमारे यहाँ पे खत्म हो गया है, ठीक है, बट बीटा नेफ्थोल वाले भी आप देख लो, कभी कहीं आ जाए तो। हो गया, ये तो हो गया, है ना। अब देखो क्या होगा, एक बीटा नेफ्थोल वाली क्या है कि जो कपलिंग रिएक्शन करवा रहे हैं, है ना, कपलिंग रिएक्शन जो करवा रहे हैं वो फिनोल की जगह पे किससे करवा रहे हैं, बीटा नेफ्थोल से करा रहे हैं। तो बस थोड़ा सा चेंज यहाँ है, यहाँ थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। क्या चेंज हो जाएगा देखते हैं, है ना। तो अब ये तो बीडीसी तक तो हो ही गया, ठीक है। अब हमको रिएक्शन करानी बीटा नेफ्थोल से, बीटा नेफ्थोल या 2 नेफ्थोल भी इसको बोलते हैं। बीटा नेफ्थोल एक्चुअल में क्या है, देखिए बीटा नेफ्थोल की स्ट्रक्चर देखें पहले अपन, बीटा नेफ्थोल, है ना। तो इस तरह से ये एक बेंजीन रिंग, फिर दूसरी बेंजीन रिंग, 2 बेंजीन रिंग फ्यूज्ड स्टेट में, फ्यूज्ड फॉर्म में, मतलब कि साथ साथ जुड़ी हुई है, ठीक है। और अब ये यहां लगा हुआ है क्या, OH, ठीक है। तो ये बोला जा रहा है क्या, बीटा नेफ्थोल। आ रही है बात समझ में, ठीक है। तो ये बीटा नेफ्थोल है, और अब यहां की H, यहां की एक H और ये Cl, है ना, ये कंपाउंड है बीटा नेफ्थोल, बीटा नेफ्थोल ये कंपाउंड है, ठीक है। ये है बीटा नेफ्थोल, क्यों बोला गया, क्योंकि OH जो है वो बीटा पोजीशन पे, बीटा पोजीशन कहां से बनाएगी, यहां से। ये कार्बन है, उसके नेक्स्ट वाला कार्बन अल्फा कार्बन है, इसके नेक्स्ट वाला कार्बन बीटा कार्बन है, ठीक है। तो बीटा नेफ्थोल। आ रही है बात समझ में। तो अब यहां से क्या होगा, HCl का एलिमिनेशन होगा, HCl का रिमूवल होगा, और फिर वैसी कपलिंग रिएक्शन होगी सेम, है ना। पीएच की बात करें तो पीएच यहां पे वही 8 to 10 का पीएच रखना है, यानी कि आप डाइल्यूट NaOH टाइप का कोई बेस ऐसा यूज कर सकते हो, डाइल्यूट NaOH, ठीक है। और फिर अब देखो, ये लो, ये तो अपना डायजोनियम वाला पार्ट था ही, और ये बीटा नेफ्थोल यहां से इस तरह से बीटा नेफ्थोल इससे अटैच हो जाएगा, ये लो, ये यहां पे OH, ठीक है, ये OH यहां पे आ गया, और ये भी एक ऑरेंज डाई है, ठीक है, ऑरेंज और रेड डाई, ऑरेंज और रेड डाई है, ठीक है। ये भी एजो डाई है, ये भी एजो, क्योंकि डाई एजो ग्रुप इसमें भी है, तो ये भी क्या है, एजो डाई है, ठीक है। तो ये भी टेस्ट मिल जाता है हमको बुक्स वगैरह में, तो आपको ये भी देखने को मिल सकता है, तो आप इससे भी कर सकते हैं। और सेम वही एलिफेटिक अमाइन जो होगी वो बीटा नेफ्थोल के साथ इस तरह कोई डाई फॉर्म नहीं करेगी, है ना, क्योंकि वो तो बीडीसी नहीं बन रहा, मतलब डाइजेन सॉल्ट ही नहीं बन रहा वहां तो ऐसा कुछ। और जब तक डाइजेन सॉल्ट नहीं बनेगा तब तक ये इस तरह के आगे जो कपलिंग रिएक्शन हो रही है वो होगी नहीं एलिफेटिक अमाइन में, है ना। तो बीटा नेफ्थोल के साथ भी वहां पे एजोडाई नहीं बनेगा एलिफेटिक के केस में, एरोमेटिक में बन रहा है, तो ये हमने बता दिया। तो ये वाला टेस्ट भी आपको बुक्स वगैरह मिल सकता है ना। तो इसलिए ये भी अपन ने देख लिया। तो इस तरह से हमने देखा कि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी अमाइंस को हम 3 टेस्ट से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। देखना पड़ेगा किस तरह का पेयर है, कौन सा टेस्ट उसके ऊपर एप्रोप्रिएट टेस्ट कौन सा लग पाएगा, कौन सा नहीं लग पाएगा, है ना। तो हमने देख लिया ऑफमेन आइसोसाइनाइड है ओनली 1 डिग्री के लिए, 1 डिग्री चाहे एलिफेटिव हो, एरोमेटिव हो, कोहेसिव हो, सबके लिए, 2 डिग्री 3 डिग्री की नहीं है। एक हिंसवर्थ टेस्ट है सबसे बढ़िया टेस्ट, हिंसवर्थ टेस्ट तीनों के लिए काम आता है, 1 का 2 डिग्री के साथ, 2 का 3 डिग्री के साथ, 1 का 3 के साथ, किसी साथ भी। बस उसमें प्रॉब्लम ये है कि 1 डिग्री के एलिफेटिव और 1 डिग्री के एरोमेटिक नहीं होता, और 1 डिग्री के एलिफेटिव एरोमेटिक के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट एजोडाई टेस्ट, ठीक है, आ गया। तो इस तरह से हमने देखा कि तीनों अमाइंस को हम इस तरह से केमिकल टेस्ट से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं।
ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन मिलेंगे आपको, बुक्स में मिलते हैं, एग्जाम्स में भी खूब क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखें। ठीक है।